कहानी की शुरुआत में हमें एक ब्लैक सी नामक द्वीप को दिखाया जाता है जिसे शहर से कोई लेना देना नहीं। यहाँ के लोग हर रात को पहरा देते हैं क्योंकि यहाँ भेड़िया भालू के अलावा एक रहस्यमयी जानवर ओची भी रहता है जो उनके पालतू जानवरों को खा जाता है। और ये कहानी यहीं की रहने वाली एक लड़की यूरी की है जो अपने आप में बहुत अकेलापन महसूस करती है। उसके दिमाग में कई तरह के सवाल हैं और उसके अंदर एक अजीब सी खिंचाव है जंगल की तरफ जहाँ साधारण लोग कभी अकेले नहीं जाते। वहीं उसके पिता मैक्सिम एक शिकारी है और उसने अपनी एक टीम बना रखी है जिसमें यूरी भी शामिल है। वो एक रात शिकार पर निकलते हैं। इधर जंगल में हमें उसी जानवर ओची को दिखाया जाता है जो अक्सर रात को ही निकलते हैं। अगर दिन में निकले तो इंसान उसे छोड़ेंगे नहीं। और वो जब अपना शिकार कर खाना खा रहे थे तब मैक्सिम की टीम वहाँ धावा बोल देती है। ओची की जो लीडर थी उसका एक बच्चा भी है। उनके हमले की वजह से वो अपनी माँ से बिछड़ जाता है जिसे यूरी देख लेती है। उसकी माँ को गोली भी लग गया था। फिर अचानक सभी के सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। अगली सुबह मैक्सिम अपनी टीम से कहता है कि कल की रात कमाल की थी पर दुख की बात ये थी कि वो एक भी शिकार नहीं कर पाए। वो अपनी टीम से कहता है कि हमें और मजबूत बनना पड़ेगा ताकि हम उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। वहीं जब वो खाना खा रहे थे तब यूरी अपने पिता से नाराज हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है जिसे उसके पिता छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पिता अक्सर ये कहा करते थे कि उन ओची की वजह से हमारा परिवार टूट गया। वो तुम्हारी माँ को ले गए और उसे खत्म कर डाला। पर यूरी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। वो अपने पिता से नाराज होकर जंगल की तरफ आ जाती है। तभी उसकी नजर एक टूटे जाल पर पड़ती है जिसे उसके पिता ने ओची को पकड़ने के लिए बिछाया था। वहाँ खून के निशान भी थे जिसका पीछा करते करते वो आगे बढ़ती है। तभी उसे एक ओची की आवाज सुनाई देती है और फिर वो उसी तरफ चल पड़ती है। दरअसल कल रात को जो बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया था वो उनके बिछाए जाल में फंस चुका था और दर्द से चिल्ला रहा था। यूरी को उसकी हालत देखी नहीं गई और वो उसे उस फंदे से छुड़ाती है। ओची का बच्चा उसे देख डर गया था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। यूरी आराम से उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। फिर वो उस बच्चे को अपने बैग में छुपा कर अपने घर ले आती है। घर पर उसके पिता सो रहे थे और लड़के घर के सामने प्रैक्टिस कर रहे थे। यूरी पीछे वाली खिड़की से कूदकर अपने कमरे में आ जाती है और उस बच्चे के पैर पर मरहम पट्टी करती है। तभी उस बच्चे की नजर एक कैटरपिलर पर पड़ती है जिसे देख यूरी को ऐसा लग रहा था कि वो उसे खा जाएगा पर ऐसा नहीं हुआ। वो प्यार से उसे अपनी उंगली में उठाता है और वापस पत्ते पर रख देता है। तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी। दरअसल बाहर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे और उनकी आवाज से ओची का बच्चा बहुत डर गया और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज को पेट्रो सुन लेता है और फिर यूरी के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। यूरी को भी पता चल चुका था कि यहाँ कोई आ रहा है इसलिए वो जल्दी में अपना बैग पैक करती है और जैसे ही वो निकलने वाली थी कि पेट्रो वहाँ पहुँच जाता है। ओची के बच्चे को देखकर पेट्रो बहुत डर गया था और उस पर हमला करने के लिए बंदूक निकालता है। वो यूरी से कहता है कि तुम मुझसे बात कर सकती हो पर यूरी नहीं रुकती। वो ये बोलकर चली जाती है कि मैं इसे इसकी माँ के पास छोड़ने जा रही हूँ। अगली सुबह जब उसके पिता उठे तो यूरी के बारे में पेट्रो से पूछता है कि क्या कल रात को वो घर नहीं आई थी पर पेट्रो से कुछ नहीं बताता। इसके बाद यूरी के पिता उसके कमरे में आते हैं जहाँ यूरी उसके लिए एक लेटर छोड़ गई थी। उसमें लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तभी मैक्सिम की नजर खून के धब्बों और ओची के टूटे बालों पर पड़ता है जिसे देखते ही वो जोर से चिल्लाकर अपनी सेना को इकट्ठा करता है। उसे ऐसा लगने लगा था कि ओची उसकी बेटी को अगवा कर ले गए हैं। फिर अपनी फौज के साथ जगह जगह यूरी को ढूंढने लगते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। इधर यूरी नकली दांत लगाकर उस बच्चे के साथ पहाड़ों पर भटक रही थी। तभी उसकी नजर नीचे वाले शहर पर पड़ती है जहाँ एक खाने पीने का मार्ट था। उसे घर से निकले काफी समय हो चुका था जिस कारण उसे बहुत जोर से भूख लगी थी और फिर वो उसी मार्ट में घुसती है जहाँ अंडों को देख ओची का बच्चा बाहर निकल आता है जिसे एक आंटी देख लेती है और फिर जोर से चिल्लाती है जिसे सुनकर बिलिंग करने वाला लड़का समझ जाता है कि यहाँ कोई जानवर घुस आया है। वो बंदूक लेके उनके पास ही पहुँच जाता है। ओची का बच्चा घबराकर यूरी के हाथ को काट देता है जिससे यूरी चिल्ला पड़ती है पर वो उस बच्चे को छोड़कर भागती नहीं बल्कि उसे बचाकर वहाँ से निकालती है। आगे सामने एक गाड़ी दिखी, उसी पर बैठकर यूरी भाग निकलती है। गाड़ी का मालिक उसके पीछे भाग
भागता रहा पर पकड़ नहीं पाया। यूरी बहुत दूर निकल आई, पर जिस जगह पर उस बच्चे ने काटा था वो जगह पूरी तरह से सूज चुका था। देखने में ऐसा लग रहा था कि इन्फेक्शन हो रहा है। बार बार वो बच्चा उस हाथ को देख रहा था, जिसे यूरी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यहाँ तुम्हें होना ही नहीं चाहिए था। मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगी। फिर वो गाड़ी धीरे धीरे खराब होकर रुक गई। वहीं यूरी के पिता उसी गाड़ी की तरफ आ रहा था, पर वहाँ अब यूरी नहीं थी। वो उस ओची के बच्चे को लेकर भाग चुकी थी और पुलिस ऑफिसर उस गाड़ी को चेक कर रहे थे, जिसमें एक नकली दांत मिलता है। ये देख मैक्सिम समझ जाता है कि यूरी यहीं कहीं आसपास है। इधर पेट्रो पहाड़ों पर बने एक घर की निगरानी कर रहा था, पर ना जाने वो घर किसका था। खुद मैक्सिम ने पेट्रो को वहाँ भेजा हुआ है। वहीं यूरी जंगल के बीचों बीच उस बच्चे के साथ पानी के पास बैठी हुई थी। उसके हाथ का इन्फेक्शन और बढ़ते जा रहा था, जिस पर वो कई सारे लीच को चिपका रही थी ताकि वो वहाँ का खून चूस सके। पर इससे भी उसके हाथ पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसे लगता है कि वो उस ओची की बात समझ पा रही है और वो खुद भी उसकी भाषा बोल सकती थी। और ये जानने के बाद वो खुशी से झूम उठी और इस दौरान वो एक गड्ढे में जा गिरी, जो एक तरह का ओचियों को पकड़ने का जाल था। यूरी उस गड्ढे में गिरकर बेहोश हो चुकी थी। ये देख ओची का बच्चा पास के एक पेड़ में चढ़ जाता है और यूरी के उठने का इंतजार करने लगता है। इधर यूरी के पिता को उसके पैरों का निशान मिल चुका था। वो आवाज लगाते हुए और आगे बढ़ता है, पर यहाँ एक अनजान औरत यूरी को उस गड्ढे से निकालती है और अपने कंधों पर लाद कर घर ले आती है। ये वही घर था जिसका पेट्रो कब से निगरानी कर रहा है। जब यूरी की आँख खुली तब वो औरत उसके सामने थी, जिसे यूरी माँ कह के पुकारती है और उससे पूछती है कि आप मुझे लवारिस की तरह क्यों छोड़ आई? मुझे पता था कि आप जिंदा हैं। दरअसल ये सच में यूरी की माँ है। यूरी की माँ के पास कोई जवाब नहीं था, बस वो इतना कहती है कि उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। यहाँ पर यूरी उस ओची के लिए परेशान हो रही थी, बार बार अपनी माँ से पूछ रही थी कि वो बच्चा कहाँ पर है। यहाँ पर उसकी माँ ने उसके हाथ का इन्फेक्शन ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन बनाया था और जब वो यूरी पर लगाने वाली थी कि यूरी उसे लगाने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि इसकी वजह से मैं इनसे बात कर पा रही हूँ। जिसे सुनते ही यूरी की माँ उसे बताती है कि ये वजह नहीं है, दरअसल बचपन में मैंने तुम्हें उनसे बात करने सिखाया था, इसलिए आज तुम उनसे बात कर पा रही हो। और फिर ये कहते हुए वो यूरी के हाथ में इंजेक्शन लगा देती है, जिससे यूरी चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है और उसकी इस चीख को पेट्रो सुन लेता है। वो तुरंत यूरी के पिता को कॉल कर सब कुछ बता देता है। वहीं सुबह जब यूरी की आँख खुली तब वो बांसुरी की धुन सुनती है, जिसे उसकी माँ बजा रही थी। वो यूरी से कहती है कि क्या तुम्हें पता है, जब ओची अपनी फैमिली से बात करते हैं तो इसी तरह की ध्वनि निकालते हैं। वो अपनी भावनाओं को गाकर व्यक्त करती हैं, जो किसी करिश्मे से कम नहीं होता। इस सब को यूरी भी महसूस करना चाहती है, पर उसकी माँ कहती है कि ये नामुमकिन है। वो केवल अपने परिवार के साथ ही गाकर बात करती है। उसकी माँ ने ओची के बारे में काफी कुछ रिसर्च कर रखा था। ओची किस गुफा में रहता है उसका नक्शा भी उसके पास था, जिसे यूरी देख लेती है और फिर अपनी माँ से कहती है कि मुझे अब जाना होगा, मुझे उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचाना होगा। जिसे सुनते उसकी माँ उसे चेतावनी देती है कि वहाँ बहुत खतरा है और उस बच्चे से जब इंसानी बू आएगी तो वो उसे कभी नहीं अपनाएंगे। पर यूरी उसकी बात नहीं सुनती और गुस्सा करके वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो वहाँ से गई कि उसके पिता अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं और अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगते हैं कि मेरी बेटी कहाँ पर है, तुमने उसके साथ क्या किया है। वो धीरे से बोलती है कि वो चली गई। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि बहुत पहले यूरी की माँ को भी एक ओची का बच्चा मिला था, जिसे वो भी यूरी की तरह उसकी माँ तक पहुँचाना चाहती थी, पर उसके पति ने ऐसा करने नहीं दिया। उस बच्चे ने भी यूरी की माँ को काट लिया था, जिससे उसके हाथों पर इन्फेक्शन होने लगे थे। पर उस समय उन्हें दवाई का पता नहीं था, इसलिए उसके पिता ने उसकी माँ का हाथ काट दिया और खुद से अलग कर दिया। यही वजह है कि वो यूरी से झूठ बोलते आए कि उसकी माँ मर गई है। अभी उसकी माँ के पास जो हाथ है वो लकड़ी का है और इसी बात को लेकर दोनों लड़ने लगते हैं। तभी मैक्सिम की टीम को वो नक्शा मिलता है जिसमें ओची के घर का पता था। उस नक्शे को लेकर वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। इधर यूरी उस बच्चे को ढूंढ रही थी, पर वो कहीं नहीं मिल रहा था। बेचारी थक कर लेट जाती है, उसके आँख से आंसू निकल रहे थे। तभी उस ओची
के बच्चे ने आवाज लगाया, जिसे सुनते ही वो भागकर उसके पास गई। वो उसके लिए खजाने से कम नहीं था। वहीं रात भी होने लगी थी। यूरी उससे वादा करती है कि सुबह होते ही वो उसे उसके घर तक पहुंचा देगी। जैसे ही सुबह हुआ कि वो एक लकड़ी का नाव बनाती है और उस बच्चे को लेकर पहाड़ी की तरफ निकल पड़ती है। इधर उसके पिता भी उसी तरफ बढ़ रहे थे। यूरी एक खूबसूरत जगह पर पहुंच चुकी थी, जहां वो बच्चा आवाज लगाता है। पहाड़ों पर बहुत सारे होल बने हुए थे, जिसमें से ओची निकलकर देखने लगे। पर जैसे ही वो यूरी को देखते हैं कि वापस अंदर चले जाते हैं और उस होल को बंद कर देते हैं। यूरी को डर लगने लगा था कि वो इस बच्चे को अपनाएंगे या नहीं। तभी वो अपने पिता की आवाज सुनती है, जो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच चुका था। वो तेजी से नाव भगाती है। इसी चक्कर में वो दोनों गिर जाते हैं, पर जैसे तैसे कर एक पत्थर को पकड़ते हैं। यूरी के पिता कह रहे थे कि वहीं रुको, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, पर यूरी नहीं रुकती और उस अंधेरे गुफे में चली जाती है। उसके पिता उसे इस तरह नहीं छोड़ सकते, अंदर खतरा भी हो सकता है, इसलिए वो भी आवाज लगाते हुए गुफा के अंदर जाते हैं। पर लकड़ी के गट्ठल में उसका पैर फंस जाता है और फिर वो निकल नहीं पाता और चिल्लाने लगता है, जिसे यूरी देख लेती है और फिर वापस अपने पिता के पास आती है और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकालती है। उसके पिता ने ओची के बच्चे को करीब से देखा। उसकी आंखों में प्यार नजर आ रहा था। तब उसके पिता को एहसास होता है कि यूरी जो कुछ भी कर रही है वो सही है। वो उसे रोकने के बजाय उसका साथ देते हैं। फिर यूरी ओची के बच्चे के साथ और आगे बढ़ती है। आगे का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। ओची का बच्चा चिल्लाने लगता है, जिसे सारे ओची बाहर आ जाते हैं। उस बच्चे की माँ भी बाहर आ चुकी थी। यूरी उस बच्चे को उसकी माँ तक ले जाने ही वाली थी कि मैक्सिम की शैतान टीम उन पर गोली चला देते हैं, जिससे सारे ओची जोर जोर से चिल्लाने लगे। जैसे तैसे कर पेट्रो उन्हें रोकता है और फिर बांसुरी की आवाज आती है। उसकी माँ भी वहाँ पहुँच चुकी थी, जो उन्हें बांसुरी की ध्वनि से शांत करती है। उस ध्वनि को सुनकर सारे ओची एक लय में गाकर यूरी से बात करने लगते हैं, जिसे यूरी महसूस करना चाहती थी। आखिर वो उनकी अद्भुत संगीत को सुन लेती है। यहाँ पे उसके पिता भी साथ देते हैं और आखिर में यूरी अपना काम पूरा करती है। वो उस बच्चे को उसकी माँ से मिलवाती है। वो बच्चा प्यार से अपनी माँ से लिपट जाता है। जैसा कि वो सोचते थे कि ओची खतरनाक होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो इंसानों की भावनाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। उसके पिता भी ओची को समझ चुके थे, जो उनके साथ में रहने का इशारा करती है। और फिर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी यूरी और ओची की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।